हाँ स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग क्लास नाइन्थ के मैथ्स में फिफ्थ चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में यूक्लिड्स ने कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं जिस पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी हम जानते तो हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा हम सोच नहीं पाते, ना उसको हम कभी रिमेंबर रखते हैं, ना उसको किसी डेफिनेशन के रूप में हम लोगों ने कभी एक्सप्लेन किया है। बस जानते हैं, लेकिन उसको कैसे डिफाइन करना है ये पता नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल्स में यहाँ पे बताई गई है। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट क्या होता है। अब पॉइंट के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन पॉइंट होता क्या है, हाउ टू डिफाइन। लाइन क्या होती है, लाइन के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन लाइन होती क्या है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज तो है, लेकिन उसको कैसे डिफाइन करना है ये हमारे पास इसका नॉलेज नहीं है, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बस यही चीज़ हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है बेटा, और छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, एक दो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और इसमें कुछ एजम्पशन है, कुछ हाइपोथेसिस है, जिसको एजम्पशन जिसको पोस्टुलेट या एक्सियम्स हम लोग कह सकते हैं, ये इसमें दिया गया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे पहले हमें सीखना है, नोट करना है कि एक्चुअल में ये सब है क्या। तो यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स दिए थे। तो सबसे पहले उन चीजों को हम लोगों को देखना है कि क्या है। जैसे कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, पहले हम वो डेफिनेशंस देख लें, फिर उसके बाद डेफिनेशन। तो सबसे पहला इसमें उन्होंने दिया कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, तो सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में बात करें कि पॉइंट होता क्या है। तो जैसे कि ऑलरेडी पहले से हम जानते हैं ये पॉइंट है, लेकिन हाउ टू डिफाइन, इस पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें लिखा है ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। ए पॉइंट is that a point is that which have no part. Sir, clearly दिख रहा है. Which has no part. मोबाइल रिफ्रेश करो बेटा, यहाँ बिल्कुल क्लियर है। मोबाइल अपने रिफ्रेश करो। सर इसके बदले पर्टिकुलर शेयर में यूट्यूब का ऑप्शन आ गया, तो वीडियो डालता ना मैं सीधे चालू करके कर दिया करो। क्या करूँ, क्या करूँ? सर ये शेयर के ऑप्शन में एक यूट्यूब का ऑप्शन आ गया है। हाँ हाँ, वीडियो डालता हो ना, हाँ हाँ, तो इस पे चालू कर दिया तो क्लियर आएगा उस पर। यस सर, आपका वीडियो यूट्यूब पर आता है। ओके, ठीक है, ट्राई कर लो अपन। चलो नेक्स्ट जो इसमें डेफिनेशन इन्होंने दिया था, सेकंड डेफिनेशन में इन्होंने बताया था लाइन क्या होती है। तो ये लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। लाइन, तो जैसे जानते हैं कि ये लाइन है। अब इस लाइन में क्या है, सिर्फ लेंथ है, विड्थ नहीं है। विड्थ होता तो कुछ और बन जाता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए लाइन इज ब्रीथलेस लेंथ। मतलब लाइन में सिर्फ लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती है। तो ये लाइन की डेफिनेशन थी। थर्ड जो डेफिनेशन दिया गया, पॉइंट, मतलब एक तरीके से पॉइंट को और भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन है, इस लाइन का जो दोनों एंड है ये क्या होते हैं, ये पॉइंट होते हैं।
किसी भी लाइन का जो दोनों एंड होता है वह पॉइंट होता है। तो द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। किसी भी लाइन के जो लेंथ होते हैं, एंड होते हैं, वह पॉइंट होते हैं। फोर्थ डेफिनेशन में स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवेनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन वह लाइन होती है जिसके सभी पॉइंट्स उसी लाइन पर लाई करते हैं, उसी लाइन पर लाई करते हैं। अगर सारे पॉइंट लाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच is a line which lies evenly with the points on itself, points on itself। एक स्ट्रेट लाइन वह लाइन है जिसके सभी पॉइंट उसी लाइन पर लाई करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज सरफेस। सरफेस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड का जो ये वाला फेस है, ये इसका एक सरफेस कहलाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में सरफेस क्या होता है? ये सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड विड्थ ओनली। मतलब सरफेस वह है जिसमें सिर्फ लेंथ होती है और विड्थ होती है, बट उसमें थिकनेस नहीं होती है, हाइट नहीं होती है। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, A surface is that which has length and width only, which has length and width only, जिसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ हो वह सरफेस कहलाएगा। एंड 6 पॉइंट एज। एज मीन्स किनारा। जैसे मान लो कि ये बोर्ड देख रहे हो तो बोर्ड का ये एज है, ये किनारे किनारे क्या है? एज है। तो एज क्या होती है? द एज ऑफ ए सरफेस ऑफ लाइन। किसी भी सरफेस की जो एज होती है वह लाइन होती है। जैसे स्केल की बात करें तो स्केल लगा करके जैसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जो सरफेस का एज होता है वह एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एज ऑफ सरफेस, एज ऑफ सरफेस इज ए लाइन। एंड लास्ट पॉइंट इसमें है प्लेन सरफेस। क्या होता है प्लेन सरफेस? अब जैसे मान लो कि अब ये बोर्ड का देखें तो बोर्ड में क्या है? ये हर जगह बिल्कुल प्लेन है, लेकिन अगर बीच में इसी में कहीं होल हो तो वह सरफेस प्लेन नहीं कहलाता है। तो प्लेन का मतलब ये हो गया कि यदि किसी सरफेस में कोई एक स्ट्रेट लाइन रखी जाए और उस स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट यदि उस सरफेस को क्या करता हो? टच करता हो या लाई करता हो, तो उस सरफेस को हम लोग प्लेन सरफेस कहेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह प्लेन सरफेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, a plane surface is a surface which is lie evenly, which is lie evenly with the straight lines, with the straight lines on itself, on itself। अभी जो मैंने बताया वही है कि किसी सरफेस में यदि किसी स्ट्रेट लाइन को रखा जाए और उस स्ट्रेट लाइन का हर पॉइंट उस सरफेस को यदि टच करता हो तो हम कहेंगे कि वह जो सरफेस है वह एक प्लेन सरफेस है, अदरवाइज वह सरफेस नहीं है।
ठीक है बेटा। तो ये जो अभी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, यह कुछ डेफिनेशंस हैं, जिन डेफिनेशंस को किसके द्वारा दिया गया था, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन है, सॉरी मैथमेटिशियन थे। तो यूक्लिड्स मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने यह कुछ डेफिनेशंस आपको बताई कि इन सारी चीजों को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कुछ एक्सियम्स दिए, वो एक्सियम्स भी इसमें 7 है, उसको भी देखते हैं हम लोग। यूक्लिड्स एक्सियम्स। यूक्लिड्स एक्सियम्स, इन्होंने कुछ एक्सियम्स दिए थे, वो एग्जाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट यदि इसके इक्वल है, यह ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसके इक्वल है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट के इक्वल है, ये ऑब्जेक्ट इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये ऑब्जेक्ट इसके इक्वल है, तो क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? जल्दी से बता दो बेटा, होगा या नहीं होगा? अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसके इक्वल होगा। तो यूक्लिड ने सबसे पहला जो एक्सियम दिया, उन्होंने ये बताया, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, थिंग्स which are equal to same things are equal to one another, are equal to one another। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट के इक्वल्स हैं तो वो दोनों ऑब्जेक्ट भी आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब ये है। दूसरा इन्होंने एक्सियम्स दिया, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। इन्होंने सेकंड में बताया कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी ये x है, ये x है, ये x है, मतलब दोनों आपस में बराबर हैं, और इन दोनों में हमने क्या कर दिया, +10 कर दिया। तब बोलो इसके पास टोटल और इसके पास का टोटल, ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। वही चीज बताया इन्होंने कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल, द होल आर इक्वल। को यदि कोई भी दो चीजें इक्वल हो और उन दोनों में कुछ इक्वल चीजें ऐड कर दिया जाए तो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब जस्ट इसका उल्टा भी समझ लो, क्योंकि उल्टा वाला भी लिखा गया है। यदि कोई भी दो चीजें इक्वल हो और दोनों में से इक्वल चीजें सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो वो भी क्या रहेगा? दोनों इक्वल ही होगा कि नहीं होगा? बोलो बेटा, होगा। तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने यही बताया था, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड
फ्रॉम इक्वल, द होल आर इक्वल, या द रिमाइंडर आर इक्वल, बात एक ही है, द रिमाइंडर आर इक्वल, द रिमाइंडर आर इक्वल, बचा हुआ जो होगा वो भी इक्वल ही रहेगा। उसके बाद इन्होंने चौथे एक्सियम्स को डिस्कस किया। चौथे एक्सियम्स में बताया थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक दूसरे पर कोइंसाइड करे, पहले से इक्वल है और अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने मैथ्स की 9th क्लास के एनसीईआरटी की 3 बुक ली, पहली बुक दूसरी वाली पर कोइंसाइड करती है। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर अगर रखें तो वह पूरी तरह से चारों तरफ से ठीक बराबर हो जाए और सिर्फ एक ही बुक नजर आए, उसको हम बोलते हैं कोइंसाइड करना। अगर एक बुक दूसरी बुक पे कोइंसाइड करती है, तीसरी वाली बुक भी दूसरी बुक पे कोइंसाइड करती है, तो इसका मतलब कि पहली और तीसरी बुक आपस में इक्वल होगी या आपस में कोइंसाइड करेंगी। बात समझ में आ गई? तो इन्होंने ये बताया इसमें थिंग्स विच कोइंसाइड विथ थिंग्स विच कोइंसाइड things which coincide with one another are equal to one another, are equal to one another, एक दूसरे के इक्वल होंगी। फिफ्थ एग्जाम्स में इन्होंने डिस्कस किया कि किसी भी चीज का किसी भी पूरे पार्ट का किसी भी होल चीज का अगर पार्ट कर दिया जाए तो हमेशा जो पार्ट होगा वह होल से हमेशा छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हो आपके पास एक है और उसको आपने तोड़ दिया, चाहे 2 भाग में, 3 भाग में, 4 भाग में, कितने भाग में, बट उसको आपने ब्रेक किया है, तोड़ा है, तो उसमें का एक पार्ट क्या पूरे वाले से जो ओरिजिनल फॉर्म था उससे छोटा होगा या बड़ा होगा? जल्दी से बता दो बेटा, छोटा होगा या बड़ा होगा? टूटा हुआ एक पार्ट छोटा होगा, राइट। तो इसको वही चीज हम लिख सकते हैं कि द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, द होल is greater than part। हमेशा होल जो है पार्ट से ग्रेटर होता है, मतलब टुकड़े से जो ओरिजिनल फॉर्म है वो हमेशा छोटा होगा, टुकड़ा हमेशा छोटा होगा, होल जो है ओरिजिनल फॉर्म है वो हमेशा बड़ा होगा। सिक्स्थ एग्जाम्स में इन्होंने डिस्कस किया थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। Things which are double of the same things are equal to one another। यह कह रहा है कि यदि कोई भी दो चीजें आपस में इक्वल हैं और उन दोनों को डबल कर दिया जाए तो भी इक्वल ही रहेंगे। करेक्ट है या नहीं बेटा? अगर पहले से कोई, जैसे मान लीजिए कि आपकी जेब में 100 रुपए हैं, दूसरे की जेब में 100 रुपए हैं और दोनों की जेब के मनी को यदि डबल कर दिया जाए तो भी दोनों की जेब में अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना? बोलो, सेम रहेगा। वही चीज यहां पे डिस्कस की गई है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स are equal to one another। आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसी का उल्टा नेक्स्ट वाले में बताया गया है कि यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं और दोनों का डबल करें तो भी इक्वल रहा। अब अगले में ये बताया गया है कि यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं और दोनों का हाफ कर दिया जाए तो भी इक्वल ही रहेगा।
अगर दोनों इक्वल हैं और दोनों का हाफ कर दिया जाए तो भी इक्वल ही रहेगा। वो डिस्कस किया गया है 7th में। थिंग्स विच आर हाफ्ड, थिंग्स विच आर halved of the same thing are equal to one another, are equal to one another। तो यहां भी यही डिस्कस किया गया है कि यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं और उन दोनों का हाफ कर दिया जाए तो भी वो दोनों इक्वल ही रहेंगे। तो इस तरह से यूक्लिड्स ने ये 7 एक्सियम्स डिस्कस किए थे। अब इसके बाद इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और पोस्टुलेट्स में 5 पोस्टुलेट इन्होंने नोट किए थे। ठीक है, पोस्टुलेट्स, तो इसमें ये 5 पोस्टुलेट दिए गए हैं, वो भी हम लोगों को देखना है। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, इन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए थे, जिसमें फर्स्ट इन्होंने बताया था, फर्स्ट पोस्टुलेट इनका था ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। इन्होंने बताया कि किसी लाइन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींचा जा सकता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक खींचा जा सकता है। बहुत सिंपल चीजें इन्होंने डिस्कस करी, ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने समराइज नहीं किया। उन्हीं चीजों को इन्होंने समराइज करके बताया था। तो पहला है ये स्ट्रेट लाइन, a straight line may be drawn from any one point, may be drawn from any one point to the any other point, any other point। ये पहला पोस्टुलेट उन्होंने बताया। इन्होंने इसके अंदर ही एक और छोटी सी बात बोली थी, जिसको मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर देता हूँ। इन्होंने बताया था कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू। इन्होंने ये बताया कि किसी दिए गए 2 पॉइंट से सिर्फ एक में वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू। अगर दिया गया 2 पॉइंट है, पहले मैं नोट करता हूं फिर आपको बनाता हूं। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसको मैं इसे लिख रहा हूं, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज ए unique line there is a unique line that passes through them, that passes through them। ये बताया इन्होंने कि किसी दिए गए 2 पॉइंट से, जैसे मान लीजिए किसी भी एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है,
इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। इन दोनों पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, एक से ज्यादा लाइन पास नहीं कर सकती है। बट एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। इस तरह से एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है, लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। यही इसमें बताने की कोशिश की गई है। ठीक है बेटा। ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो ये बिल्कुल इसमें डिफरेंट है। इसको आपको अलग से, मतलब 5 पोस्टुलेट के अलावा ये अलग से उन्होंने एक स्पेशल चीज बताया। अब हम लोग को दूसरा पोस्टुलेट देखना है। दूसरे पोस्टुलेट में इन्होंने बताया था ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। कोई भी लाइन यदि टर्मिनेट है तो उसको हम दोनों तरफ इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन terminated line can be produced infinitely। मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, ये टर्मिनेट है, तो इसको आप इनफाइनाइट तक इधर और इधर भी ये आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तीसरे कॉन्सेप्ट में इन्होंने ये बताया था ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब कोई भी सर्कल किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस की खींची जा सकती है। इसके अलावा फोर्थ पोस्टुलेट में इन्होंने डिस्कस किया ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे मान लीजिए कि ये आपने राइट एंगल बनाया, आपने एक ये राइट एंगल बना दिया, आपने एक ये राइट एंगल बना दिया, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे छोटा है, बड़ा है, लेकिन सभी के जो एंगल्स हैं, सभी का एंगल तो 90 डिग्री है बेटा। सभी के एंगल तो 90 डिग्री है। मतलब कि राइट एंगल कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन सब एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इसका फिफ्थ पोस्टुलेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, ये इन्होंने बताया था और इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। इन्होंने लिखा इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles then the two straight lines
ये थोड़ा सा बड़ा है, लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं। स्ट्रेट लाइंस ई प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, ई प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली meet on that side, meet on that side on which the sum of, on which the sum of, on which the sum of angles is less than two right angles, two right angles। इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, बट इसको आप समझते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या बताया गया। देखिए बेटा, ये मैं ऊपर का रफ करके बताता हूं आपको। इसमें इन्होंने ये बताया कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस, कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि यदि किसी दो स्ट्रेट लाइन पर, जैसे मान लीजिए कि L1 और L2 दो स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई एक तीसरी स्ट्रेट लाइन इस तरह से फॉल होती है, जैसे मान लीजिए कि ये कैपिटल L है, अगर ये फॉल होती है तब क्या हो रहा है, लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। तो ये लाइन जो है, जो ट्रांसवर्सल लाइन है, या इंटीरियर एंगल बनाती है सेम साइड पे, जैसे 1 और 2 ये बनाई, या दूसरा भी एंगल बना सकती है, ये इधर भी एंगल बने हुए हैं, ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड कहे जा सकते हैं। इसको हम 3 और 4 नाम दे देते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। अगर इन दोनों को लेने पर, मतलब दोनों को सम करने पर, मतलब इन्होंने ये बताया इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया है इसलिए थोड़ा कम समझ में आएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और ठीक करते हैं। ये पैरेलल बन गया था, बट पैरेलल होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन्स हैं वैसे ही है, बट अब अपन इसको ऐसा बनाए, ये एंगल 1, ये एंगल 2, और दो इधर इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, ये 3 और ये एंगल 4। तो इन्होंने ये बताया कि अगर दो स्ट्रेट लाइन पर कोई एक थर्ड स्ट्रेट लाइन इंसिडेंट होती है, तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो दो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अगर उन दोनों इंटीरियर एंगल को लिया जाए और इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम यदि लेस देन, क्या होता है, लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब क्या हो गया कि 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, टू राइट एंगल या 180 डिग्री, दोनों बातें की है। 180 डिग्री होता है, तब क्या बता रहे हैं कि अगर इन लाइन को प्रोड्यूस किया जाए, इनफाइनाइट तक इस तरह से प्रोड्यूस किया जाए, तो ये कहीं न कहीं जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो इंटरसेक्ट ऑन दैट साइड, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्ट ऑन दैट साइड इफ लाइन्स प्रोड्यूस। अगर इन लाइन्स को हम प्रोड्यूस करें तो कहीं न कहीं जाकर के इंटरसेक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम और एंगल 3 प्लस एंगल 4, आप कुछ भी ले सकते हो, ये एंगल इधर के भी हो सकते हैं, अगर इनका सम मोर देन 180 होता है, मोर देन 180, तब उस सिचुएशन में देन
ये भी इफ होगा, यहाँ पे भी देन लगाए, यहाँ पे भी देन लगाए, देन that lines never intersect if it produces अगर इनको प्रोड्यूस किया जाए इधर, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यही चीज इसमें बताया गया था। ठीक है बेटा, यही चीज इस कॉन्सेप्ट में बताया गया था। यूक्लिड्स यही चीज इसमें समझाने की कोशिश किए थे कि किसी भी दो स्ट्रेट लाइन पर यदि ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंसिडेंट होती है या उस पर फॉल होती है, तो उस स्ट्रेट लाइन के सेम साइड पर बने हुए इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उस साइड उन दोनों लाइन को प्रोड्यूस करने पर वह दोनों लाइन कहीं न कहीं जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन यदि उन्हीं दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है, तब वह दोनों लाइन को प्रोड्यूस करने पर उस साइड कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और एक चीज इसमें बहुत ही हिडन रह गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों एंगल का सम, चाहे एंगल 1 प्लस एंगल 2 या एंगल 3 प्लस एंगल 4, अगर इनका सम 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 या एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, देन लाइन्स विल बी पैरेलल। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर इन दोनों का सम 180 हो जाए या इन दोनों का सम 180 हो जाए, अगर एक का सम 180 हो गया तो दूसरे का सम 100% 180 होना है। अगर 180 हो जाता है, तब ये दोनों लाइन मीन्स L1 L2 क्या हो जाएगी, या लाइन पैरेलल हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये यूक्लिड्स के हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस किए, उनके एक्सियम्स को डिस्कस किया और पोस्टुलेट को डिस्कस किया। अब इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करेंगे। ओके।